Good afternoon, everyone. Today is 22nd of January, and welcome back to the regular newspaper analysis. Unfortunately, due to some technical glitches, we could not upload video on time, but CSAP is highly responsible towards fulfilling the requirements and needs of the aspirants. So we are re-recording and re-uploading the video for 22nd of January 2026. The first article reflects with the decision of Assam government regarding expansion of oil and gas exploration in असम। जो दूसरा आर्टिकल है वो डेटा गवर्नेंस के बारे में। थर्ड आर्टिकल जो है वो एजुकेशन के बारे में, जो लर्निंग आउटकम्स है डिफरेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से उसमें क्या क्राइसिस दिखाई दे रहा है वो डिस्कस करता है। जो फोर्थ आर्टिकल है इट इज फ्रॉम द डोमेन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इट डिस्कसेस चाइना's tightening grip over the south. And the last article is from the domain of environment and ecology about wetlands and mangroves, their role in environmental protection, how they are facing threat because of the infrastructure expansion. So we'll start discussing these articles, but before that, let me give you a brief overview about few of the important initiative of GSCP. GS Foundation बैच जो है, this is working professional, इन प्रोफेशनल उनके लिए perfect, क्योंकि इसमें जो बैच है वो आपके चॉइस के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्लॉट में अवेलेबल है, जैसे कोई भी आप ले सकते हो और ये ऑनलाइन एज वेल एज नहीं हाइब्रिड में अवेलेबल है। ये उन लोगों के लिए जो ज़ीरो से स्टार्ट कर कर हीरो बनना चाहते हैं, जो विदाउट फ्रॉम द स्क्रैच सिक्योर देयर रैंक इन द फाइनल लिस्ट, उनके लिए बेस्ट सूटेबल है। इसके डिटेल्स के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर। दिस इज़ वन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, दिस इज़ अबाउट क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है, जो 2026 में एपीएससी का प्रीलिम्स देंगे। मतलब आने वाले 3-4 महीनों में एपीएससी का प्रीलिम्स देने वाला है। अगर आपको 2 से 3 महीने में साइंटिफिक वे में डिटेल्ड सिलेबस कवर करके क्विक रिवीजन करना है, के लिए बेस्ट। थोड़ा बहुत आपने कहीं पढ़ रखा है, कहीं से कोचिंग ले रखा है, आपको क्विक रिवीजन की ज़रूरत है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट बैच ही होगा। इसके फीचर्स हैं, इसमें 10 स्मार्ट बुक स्पेसिफिक फॉर प्रीलिम्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बेस्ड मेंटरशिप दी जाएगी। तो 15,000 एमसीक्यू का प्रीफिट इनिशिएटिव है, वो दिया जाएगा। एंड एवरीडे न्यूज़पेपर एनालिसिस इसका इंटीग्रल पार्ट होगा। इसके डिटेल्स जो है इट विल बी लॉन्च्ड वेरी सून। इसके डिटेल्स जो है वो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अवेल कर सकते हो। ऊपर जो 15,000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के बारे में डिस्कशन था, उसको अब डिटेल में समझते हैं। इनिशिएटिव का नाम है प्रीफिट इनिशिएटिव। इसके अंदर 2 कंपोनेंट है, एक फ्री कंपोनेंट, दूसरा है पेड कंपोनेंट। जो फ्री कंपोनेंट है उसमें 3,000 प्लस एमसीक्यूज यूट्यूब पर फ्री में डिस्कस किए जाएंगे इन अ लाइव लेक्चर, जिसमें एमसीक्यू एलिमिनेशन टेक्निक को पढ़ा के उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। और जो पेड कोर्स है जिसका हिस्सा है 12,000 एमसीक्यूज, वो सीएसएपी के ऐप के ऊपर अवेलेबल है। ये 12,000 एमसीक्यूज जो है, ये 120 टेस्ट के फॉर्मेट में। एंड ये जो टेस्ट है ये 30 इजी टेस्ट है, ये मॉडरेट या मीडियम टेस्ट है, 30 डिफिकल्ट। इसके अलावा 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे, 10 सीसैट टेस्ट होंगे और 10 प्रीवियस ईयर पेपर का सिमुलेशन होगा। ये 15,000 एमसीक्यू का जो इन इकोसिस्टम है, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो
एपीएससी, यूपीएससी और सारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, उनके जीएस का सेक्शन कवर हो जाएगा। इसका जो इनिशियल प्राइस था, वो 12,000 था, बट अभी डिस्काउंट प्राइस जो है 10,999 में अवेलेबल है। ये डिस्काउंट प्राइस जो है वो न्यू ईयर की वजह से है। तो इसके ऊपर फर्दर डिस्काउंट ले सकते हो बाय कॉन्टैक्टिंग द नंबर मेंशन्ड हियर। इस सीएनए का डिस्कशन, इसका एनालिसिस, ये सब कुछ आपको सीएसबी के ऑफिशियल ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ये प्रीफिट के एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, अदर इंफोग्राफिक्स, ये सारा सीएसबी के ऐप के ऊपर अवेलेबल है एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप बाय स्कैनिंग दीज क्यूआर कोड्स। इन क्यूआर कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आर्टिकल, द Assam government pushed is pushing for the further expansion oil and gas exploration. Government of Assam has announced their plans to expand oil and gas exploration to boost energy security and regional economic growth. But this has also raised the concerns about environmental sustainability and local livelihoods. की टेक अवे है कि जो एनर्जी एक्सपेंशन पॉलिसीज होती है ना, दे मस्ट बैलेंस इकोनॉमिक गेन्स विद इकोलॉजिकल सेफगार्ड एंड कम्युनिटी राइट्स। कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। आसाम जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, विथ एक्सप्लोरेशन डेटिंग बैक टू द लेट 19th सेंचुरी, मतलब 1890s के आसपास इसका एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ था। जो ऑयल एंड गैस है वो यूनियन लिस्ट के अंडर फॉल करता है। वन शेड्यूल है जिसमें 3 लिस्ट दिए गए, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। उसमें यूनियन लिस्ट के अंडर ये फॉल करता है। However, जो स्टेट्स हैं, दे प्ले अ की रोल इन लैंड एक्सेस, क्लियरेंसेस एंड लोकल फैसिलिटेशन। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, ये जो डोमेन है, इट इज गवर्न बाय द फ्रेमवर्क्स हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसीज। Some includes ecologically sensitive zones, including the floodplains of Brahmaputra and biodiversity-rich forest areas. One of the largest number of national reserve or national parks present in Assam. It has such a huge, diverse, rich forest and ecosystem. In context of expansion of oil and gas exploration, following core issues concerns have been raised. First, एनर्जी सिक्योरिटी को आप प्रायोरिटी दोगे या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को? क्योंकि अगर आप फॉसिल फ्यूल एक्सपेंशन करते हो, उसके एक्सटेंशन को एक्सपांड करते हो, तो इट इज गोइंग टू कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद क्लाइमेट कमिटमेंट्स एंड द इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन। इसके बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं। एनवायरमेंटल रिस्क एसोसिएटेड, क्योंकि जो ड्रिलिंग होगा एक्सप्लोरेशन के लिए, जो एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, दैट इज गोइंग टू थ्रेटन द वेटलैंड्स, दैट इज गोइंग टू थ्रेटन द फॉरेस्ट, दैट इज गोइंग टू थ्रेटन द रिवराइन इकोसिस्टम। Third issue is the impact it is going to have on the local livelihood. जब भी ऑयल एक्सप्लोरेशन होगा, दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट द एग्रीकल्चरल सेक्टर, फिशरीज सेक्टर एंड जो इंडिजिनस कम्युनिटीज लैंड राइट्स है, उसको वो डिस्टर्ब करे। फोर्थ critical element of discussion is the regulatory capacity. Weak monitoring and clearance mechanism increases the risk of environmental damage. There also exists a transition dilemma. कंटिन्यूड फोसिल एक्सपेंशन, क्योंकि हमारे जो पॉलिसी है वो एम्फसाइज कर रही है टू मूव टुवर्ड्स क्लीनर फ्यूल, टुवर्ड्स सीएनजी, टुवर्ड्स एलपीजी, टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, टुवर्ड्स हाइब्रिड सिस्टम, अवे गोइंग अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। जब आप कंटिन्यूड फॉसिल फ्यूल एक्सपेंशन करते हो, तो इट शोज डायलेमा टुवर्ड्स द ट्रांजिशन टुवर्ड्स द क्लीनर एनर्जी पाथवेज।
Please pause the video and attempt this MCQ. Why does the expansion of oil and gas exploration in Assam raises policy concerns? A, because oil exploration is prohibited in floodplain regions? No. Because it highlights the tension between energy security and environmental sustainability. Correct. The correct answer would be B. You may pause the video and go through the details of each option. Next article is regarding guardrails of data governance. This editorial from the Hindu discusses the need for very strong institutional and legal safeguards in order to ensure India's evolving data governance protects individual rights while enabling digital innovation and governance. One line key takeaway would be अगर आपको effective data governance चाहिए तो it will require independent institutions. It will require transparent rules and it is going to require enforceable safeguards. This importance of securing privacy. Here are certain facts to substantiate. India has enacted Digital Personal Data Protection Act 2023. This is this provides a statutory framework personal data protection. जो आर्टिकल 21 है उसके अंडर right to privacy has been accepted as a fundamental right. This act proposes a data protection board as the primary enforcement and adjudicatory. As of now, India hosts one of the world's largest digital ecosystem with over a billion internet and mobile users. 100 करोड़ से ज़्यादा लगभग इंटरनेट और मोबाइल यूजर है. And this highlights the amplifying data governance risk. कुछ कंसर्न्स जो है, पहला है इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस. क्योंकि अगर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड आप बना रहे हो, अगर वो एग्जीक्यूटिव से भरा हुआ है, तो एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव कंट्रोल is actually going to weaken the enforcement credibility. Second concern is जो स्टेट्स को स्टेट एग्जाम्पशंस दिए गए वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है. मतलब सिक्योरिटी के पर्पस के या गवर्नेंस के लिए ये प्राइवेसी सेफगार्ड्स को स्टेट डाइल्यूट कर सकता है. दे कैन मेंट यूटिलाइज लॉस for the requirements of the time under the pretext of national security and governance. Third important concern is accountability deficit. जो ट्रांसपेरेंसी जब लिमिटेड होती है ना, स्पेशली इन डेटा प्रोसेसिंग, दैट कैन इरोड द ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन. विश्वास कम हो जाता है. फिर इम्प्लीमेंटेशन गैप है. अगर आपके पास बस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉज है लेकिन क्लियर रूल्स नहीं है या इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, तो वो इन अ वे स्ट्रॉन्ग लॉ इनइफेक्टिव हो जाता है क्योंकि डिटेल रूल मेंशन नहीं है. The last one is balancing innovation, right? Sometimes over-regulation may stifle the innovation, whereas under-regulation threatens the civil liberties. So what is important is to balance the innovation ecosystem, and rights of the individual, having their data protected and privacy maintained. Please pause the video and attempt this MCQ. Why does editorial emphasize the need for institutional guardrails in data governance? A, because data governance is solely a technical issue? No. B, because executive dominance can undermine the privacy protection. जो डिजिटल जो बोर्ड एस्टैब्लिश होगा उसमें अगर एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस होगा तो इट इज गोइंग टू अंडरमाइन द प्राइवेसी प्रोटेक्शन as well as it is going to impact the innovation ecosystem. The correct answer is B.
You may pause the video and read the explanation in details. Next article is regarding the silent crisis of learning outcomes. जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसका क्या हो रहा है, कितना इम्पैक्ट हो, वो उसको एसेस करने के बाद समझ में आ रहा है कि देयर इज साइलेंट क्राइसिस हैपनिंग। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। एएसीआर जो है वो एक नेशनल असेसमेंट है। फिर एएसीआर जैसे जो रिपोर्ट्स है दे consistently shown there exists a gap in foundational literacy and numeracy at the primary level। मतलब 9th के बच्चों को, 10th के बच्चों को, 7th के बच्चों को बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन या बेसिक शब्द पढ़ना नहीं आता है। सेकंड इम्पोर्टेंट फैक्ट इज जो इंडिया का स्पेंडिंग है ऑन एजुकेशन, दैट इज अराउंड 3 to 4% ऑफ जीडीपी, वेराज जो टारगेट है वो 6% के आसपास है। हम अपने 50 से 40% तक हम अपने टारगेट से पीछे रह रहे हैं। जो एनईपी 2020 आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इट प्रायोरिटाइजेस फाउंडेशनल लर्निंग्स, प्रायोरिटाइजेस टीचर कैपेसिटी एंड करिकुलर रिफॉर्म्स। जो कोविड-19 का पीरियड था, उसके दौरान जो लर्निंग लॉसेस थे, दे वर एक्ज़ैजरेटेड, स्पेशली जो रूरल एंड डिसएडवांटेज चिल्ड्रन थे, उनके बीच में। क्योंकि उस टाइम पे स्कूल्स, कॉलेजेस ये सब बंद हो गए थे, ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे एजुकेशनल सिस्टम्स। और इश्यूज़ देख लेते हैं। देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड एंड हाउ मच दे हैव लर्न्ड। नो डाउट स्कूल में एडमिशन बढ़ गया है, स्कूल का एक्सेस बढ़ गया है, लेकिन करस्पॉन्डिंग इम्प्रूवमेंट लर्निंग क्वालिटी में नहीं हुआ है। सेकंड इज टीचर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, inadequate training, administrative workload, and uneven deployment weaken the classroom outcomes. Third is inequality in outcomes. जो रूरल स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल के अटेंडीज हैं, और जो फर्स्ट जनरेशन, घर में पहला जनरेशन है जो लिख रहा है, पढ़ रहा है, these are disproportionately affected. Fourth is deficit in implementation of the policy. जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके अंडर जो इंटेंट दिया गया है पॉलिसी में, दिस इंटेंट हैज़ नॉट ट्रांसलेटेड यूनिफॉर्मली द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिस्क दिखाई देता है। वीक लर्निंग आउटकम्स जो है, दी अंडरमाइन द प्रोडक्टिविटी एंड द डेमोग्राफिक डिविडेंड। प्लीज पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। क्राइसिस ऑफ लर्निंग आउटकम्स पर why does article describes weak learning outcomes as silent crisis? A, because school enrollment has declined. No, it has increased. Because learning deficit persists despite expanded access and policy reforms. There is B. You may pause the video and read the explanation. Next article is from the international domain. It is in the context of South China Sea, जिसमें चाइना अपना ग्रिप, अपना कंट्रोल धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ा रहा है और ज़्यादा टाइट कर रहा है। This particular article examines the China's expanding assertiveness, China Sea. This is highlighting the implications for regional stability, international law, the strategic balance in the Indo-Pacific. ये जो चाइना का assertive actions है in South China Sea, it actually challenges the international law,
It actually increases the regional and global security risk. कुछ facts, तो चाइना सी जो है, it's actually a major global trade artery. इसके थ्रू बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट शेयर वर्ल्ड मैरीटाइम कॉमर्स होता है। बहुत ज़्यादा शिप्स इस रूट से चलती है। सेकंड इम्पोर्टेंट, जो चाइना है, वो इस रीजन में 9 डैश लाइन को क्लेम करता है। 9 डैश लाइन claims the China has right to acquire largest area in the South China Sea. Several countries like Vietnam, Philippines, the Malaysia, the Brunei, these countries have overlapping claims in the region. The area is rich in hydrocarbons and fisheries, increasing the strategic and economic stakes. और कंसर्न्स देख लेता है। ये जो डिस्प्यूटेड वाटर्स है, इसका मिलिटराइजेशन हो रहा है। इन वाटर्स में आर्टिफिशियल आइलैंड्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इन आइलैंड्स पर मिलिट्री को डिप्लॉय किया जा रहा है, मिलिट्री एसेट्स को पुट इन किया जा रहा है। जो इंटरनेशनल लॉज होता है, उनका इरोजन हो रहा है, स्पेशली फ्रॉम द साइड ऑफ चाइना। जो यूएन क्लॉज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, उसके साथ ना कंप्लाई नहीं कर रहा है। दिस अंडरमाइन द रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर। रीजनल इनसिक्योरिटी, जो स्मॉलर क्लेमेंट स्टेट्स है, दे फेस कोercion, लिमिटिंग देयर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, increased control actually threatens the open sea lanes, which are actually critical for global trade. Also exists the great power rivalry. This particular region has become a focal point between US and China's strategic competition. Please pause the video and attend this MCQ. Why is China's approach in South China Sea is viewed as a challenge to the rule-based international? A, because it restricts international trade entirely? No, because it rejects multilateral institutions in principle, because it disregards international legal rulings and maritime norms, and because it prevents regional cooperation among ASEAN countries. Because it rejects multilateral institution in principle, no. In principle, it accepts. In practicality, in practice, it rejects. Answer is C. Because it disregards international legal ruling and maritime norms. You may pause the video and go through the detailed explanation of each option. Final article of the day concerns with wetland and perspective of environment and biodiversity. All of us are wetland and mangroves play a very critical role in what kind of a threat they would be facing by infrastructure expansion. इस आर्टिकल को हमने डिटेल में पहले इस टॉपिक को पहले डिस्कस किया हुआ है। आज इसको हम थोड़ा क्विकली रिवाइज कर लेंगे। This article draws attention to accelerating loss of degradation of wetlands and mangroves of the infrastructure expansion with serious implications for diversity, for climate resilience, and coastal livelihoods. We have to understand protective wetlands and mangroves is very essential for climate resilience and sustainable infrastructure development. कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। जो वेटलैंड एंड मैंग्रोव्स है, they provide a very critical ecosystem services such as flood moderation, shoreline protection,
वन सिक्वेस्ट्रेशन एंड फिश ब्रीडिंग ग्राउंड्स, ये सारी चीजें वेटलैंड प्रोवाइड करता है। इंडिया इज ऑल्सो ए सिग्नेटरी टू द रामसर कन्वेंशन on wetlands and has committed to conservation and wise use. ये जो मैंग्रोव्स है, they act as a natural buffer against the issues of cyclones, surges, and of coastal erosion. जो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स है 2017 के, they actually govern the identification and protection of wetlands in India. फोर इश्यूज कंसर्न क्या है? एक तो इंक्रोचमेंट, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है। रोड्स बनाते हैं, पोर्ट्स बनाते हैं, अर्बन एक्सपेंशन होता है या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो है, ये सारे जब एक्सपांड होता है, तो दे लीड टू द श्रिंकिंग ऑफ वेटलैंड्स एंड मैंग्रोव एरियाज। सेकेंड इशू इज वीक रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट। एनवायरमेंटल सेफगार्ड जो है, वो एग्जिस्ट करता है, बट poorly implemented at state and local levels। प्लानिंग जो है वो फ्रैगमेंटेड है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है, वो कई बार इग्नोर कर देती है क्यूमुलेटिव इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को। देन कम्स द बायोडायवर्सिटी लॉस। जब कोई ऐसा डिग्रेडेशन होता है, इट थ्रेटन्स द एक्वाटिक स्पीशीज, इट थ्रेटन्स द माइग्रेटरी बर्ड्स, थ्रेटन्स द कोस्टल इकोसिस्टम्स। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी के डायमेंशन को देखते हैं। लॉस ऑफ नेचुरल बफर्स जो होता है, दे इंक्रीज एक्सपोजर टू फ्लड्स, टू साइक्लोन्स एंड टू सी लेवल राइज। Please pause the video and attend this MCQ. Why are mangroves and wetlands are crucial for climate adaptation? A, because they eliminate the need for engineered infrastructure. No, because they provide a natural protection against the floods and coastal hazards. Because they are commercially valuable real estate. No, because they reduce a need for environmental regulation. No, the correct answer is because they provide natural protection against floods and hazards. You may read the detailed options from this slide. जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, स्मार्ट बुक्स यूपीएससी and APSC is now available in SMS Sanskrit. You can access these contacting on the number mentioned on the screen. Thank you very much. Please remember, this is re-uploading, re-recording the remaining days of January month. Thank you so much. Have a good day.